वेलकम फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। क्या होती है सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपके पास अगर कोई एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्यूट क्या हो सकता है, उसमें डिसॉल्व हो सकता है, वो उसकी क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। जैसे मान ले एक बीकर है, उस बीकर में मैंने यहाँ पर एक सॉल्वेंट ले लिया H2O एंड द सेम बीकर मैंने यहाँ पर एक और ले लिया, उसमें मैंने ईथर ले लिया। अब इस ए बीकर में मैंने NaCl यानी सॉल्ट ले लिया एंड द बी बीकर में मैंने एक और सॉल्ट ले लिया एंड दैट इज एंथ्रासीन। अब इस सॉल्ट को जब मैंने यहां पर ले लिया तो ये सॉल्ट कितना मैक्सिमम क्वांटिटी इस वाटर में डिसॉल्व होगा, वो उसकी क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। एंड द सेम एज इट इज, इस एंथ्रासीन की इस ईथर में कितनी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी डिसॉल्व हो सकती है, वो उसकी क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। यानी सॉल्युबिलिटी इज नहीं, बट इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म। इसके बेस पर क्या बनेगा? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी सॉल्यूट की डिसॉल्व हो सकती है, वो उसकी क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अब जो सॉल्युबिलिटी है, ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड किसके ऊपर है? तो इन द बोथ द केसेस, चाहे आपके पास ए बीकर था या बी बीकर है, इसमें आपका सॉल्वेंट अलग है इन दोनों कंडीशन में, एंड द सॉल्यूट भी क्या है? डिफरेंट है। तो solubility is dependent on the nature of the solute and solvent and the same specified temperature. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो solubility it depend on the nature of the solute and solvent and the same as it is temperature and pressure. तो solubility की अगर मैं बात करूं तो solubility में क्या बन रहा है? solutions फॉर्म हो रहे हैं। तो कुछ solutions की बात हम यहाँ कर लेते हैं। कौन कौन से? So solubility of a solid in a liquid and the same solubility of a gas in liquid and the third is solubility of a liquid in liquid. हम यहाँ पर पहले दो सॉल्यूशन की बात करेंगे, solid in a liquid and gas in liquid. तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं अपन, solubility of a solid in a liquid means कि आपके पास कोई एक solid substance होगा and that is a solute substance. ये solute substance dissolve होगा in a liquid means a solvent, और क्या फॉर्म करेगा? इट्स अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। एग्जांपल अगर मैं देखूं तो हमारे पास डेली यूजेस में एग्जांपल्स हैं, दैट इज अ सॉल्ट मींस NaCl प्लस वाटर एंड द सिमिलर शुगर प्लस वाटर। अब सॉल्युबिलिटी की प्रोसेस देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में किस तरीके से फॉर्म होती है या क्या प्रोसेस है। सो दैट प्रोसेस कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं एक दो बीकर ले रहा हूं, दैट इज वन इज वाटर सॉल्वेंट एंड द सेकंड बीकर इज अगेन इन अ वाटर सॉल्वेंट। अब इस बीकर में मैंने क्या ले लिया? सॉल्ट ले लिया। अब जहां पे मैंने सॉल्ट लिया तो जब सॉल्ट सब्सटेंस क्या होगा? डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा किसमें? वाटर मॉलिक्यूल में। दैट कैन बी डिसॉल्व। तो जैसे जैसे मैं सॉल्ट की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाते चले जाऊंगा, वो जो सॉल्ट सब्सटेंस है वो क्या होते चले जाएगा? इस वाटर सॉल्वेंट में क्या होते चले जाएगा? डिसॉल्व होते चले जाएगा। इज इट? So that process is called as dissolution. That process is called as dissolution. यानी वो क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी चीजें समझने की, तो थोड़ा सा अपने को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे पार्टिकल्स यहाँ पे यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व होते चले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय पर जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होंगे। यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल मैं ले रहा हूं इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के लिए,
वो सॉल्यूट पार्टिकल्स तो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उतने ही सॉल्यूट पार्टिकल्स वापस भी कहाँ जा रहे हैं, बाहर हो जा रहे हैं। अब बाहर हो जा रहे हैं मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, इस बेस पर चले जाते हैं, इस बेस में आ जा रहे हैं। यानी मैंने यहाँ पर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल लिया, वो कहाँ आने लगे, इस सॉल्वेंट में आने लगे, और यहाँ से जो सॉल्यूट पार्टिकल थे वो कहाँ आने लगे, इस बेस में आने लगे, एंड दे कोलाइड टू ईच अदर, इट इज कोलाइड टू ईच अदर। अब इस कोलिजन्स के कारण यहाँ पर क्या होने लगेगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होने लगे, जमा होने लगे। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। जो प्रोसेस कहलाएगी, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम थ्योरी के फॉर्म में अगर ऐसे समझें तो दैट थ्योरी इज कि सॉल्यूट पार्टिकल इज एडेड कंटिन्यूअसली इन अ सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ऐड कहाँ होते चले जा रहे हैं, इस सॉल्वेंट में। तो वहां पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ कि सॉल्यूट पार्टिकल ऐड हो रहे हैं, तो कंसंट्रेशन भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, डिसोल्यूशन प्रोसेस होगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम मैं और सॉल्यूट पार्टिकल जब वहां पे ऐड करने लगूंगा, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो क्या आने लगेंगे, सॉल्यूशन से कोलाइड होने लगेंगे विथ अनदर सॉल्यूट पार्टिकल, एंड इट गेट separated out of the solution, and that process is called as crystallization. ये कब होगा, ये तब होगा जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। यानी जो प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस तब होगी जब यहाँ पे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, कि जितने सॉल्यूट पार्टिकल वो सॉल्वेंट में जाएंगे, उतने ही सॉल्यूट पार्टिकल कहाँ होने लगेंगे, सेपरेट आउट होने लगेंगे। बट ये कब होगा, ये होगा एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर। ये कब होगा, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर होगा। तो उस समय पर जो डिसोल्यूशन सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात करते हैं कि ये जो आपके पास जो सॉल्यूशन बना, यानी सॉल्युबिलिटी जो आपको समझ में आई, ये सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए थी। तो सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर्स को अपन समझ लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसको समझने के लिए भी मैं क्या कर ले रहा हूं, दो बीकर ले रहा हूं। अब यहां पर मैंने क्या ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। वाटर क्या होगा, एज अ सॉल्वेंट होगा। एंड द सेम यहां पर मैंने क्या ले लिया, ईथर ले लिया, जो हमने पहले लिए थे। अब ईथर एंड वाटर सॉल्वेंट मैंने ले लिया, एंड दैट इज अ ए बीकर एंड दैट इज बी बीकर। अब इस सॉल्यूट यानी यहां पर जो सॉल्वेंट है उसमें मैंने सॉल्ट को ऐड किया, एंड द सिमिलर वन यहां पर मैंने एंथ्रासीन को ऐड किया। अब जो सॉल्ट का सॉल्यूशन सॉल्यूट था वो इजीली किसमें डिसॉल्व हो गया, इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया। एंड द सिमिलर वन एंथ्रासीन भी क्या हुआ, इस ईथर में डिसॉल्व हो गया। इज इट क्लियर कि हाँ, वाटर सॉल्वेंट था, सॉल्ट था, वो डिसॉल्व हो गया, एंड द सिमिलर ईथर था, एंड देन एंथ्रासीन इज डिसॉल्व। बट क्या अगर मैं ये कर लूं कि यहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट हो बट वहां पर एंथ्रासीन हो, एंड द सिमिलर यहां पर ईथर हो बट सॉल्ट हो, या चलो ये तो एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास वाटर है और NaCl है, एंड द सिमिलर वाटर एंड ऑयल हो, तो क्या यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनेगा, यहां तो बन जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसी ऑयल को अगर मैं ईथर में ले लूं तो वहां पर मुझे क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। मींस कि ये जो H2O का कैरेक्टर है, दैट H2O कैरेक्टर इज पोलर and the salt character is also polar, and the anthracene character is non-polar,
एंथ्रासीन कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। एंड द ईथर इज ऑल्सो नॉन पोलर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल काम कर रहा है। वो प्रिंसिपल क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक का। यानी कि आपके पास पोलर सब्सटेंस है, वो पोलर सब्सटेंस किस में डिसॉल्व हो रहा है? पोलर सब्सटेंस में। एंड द सिमिलर नॉन पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व कहां हो रहा है? नॉन पोलर सब्सटेंस में। जैसे थ्योरी में अगेन समझें तो दैट इज कि एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, but the solid dissolve in a liquid if the intermolecular interactions are similar, means the polarity. What is the mean is polarity. कि वहां पर अगर आपके पास polarity similar है solute particles की and the solvent particles की, तो वो क्या होगा? उसमें वो dissolve होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि that is a like dissolve like. Now that is the first factor affecting the solid and liquid solubility. Now the second factor is what? The second factor is temperature effect, and that is a major effect. इसे समझने के लिए हम पहले समझ लेते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल इसको अपने 11th में एक बार पढ़े थे, बट इसको थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं इस तरीके से। ली चैटेलियर प्रिंसिपल बोलता क्या है? ली चैटेलियर प्रिंसिपल कंप्लीटली बात करता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम के ऊपर मान लेते हैं कि रिएक्शन ले लेते हैं N2 plus thrice H2 to form NH3. अब that reaction is in always in equilibrium process. ये प्रोसेस क्या है? एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। अब इस इक्विलिब्रियम प्रोसेस में कुछ एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिस कंडीशन में ये जो यहाँ पर रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसमें कुछ डिस्टरबेंस हो, मींस ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म होने लगे। तो ली चैटेलियर यहाँ ये बोलता है कि जो चेंज होता है, जो चेंजेस होगा, यानी जो रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वहां पे इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा जिस तरफ से वो जो चेंज हो रहा है वो चेंज को क्या हो? डिस्टर्ब कर ले, यानी उस चेंज को क्या कर ले? अपोज करे। और इसको इसमें ऐसे समझें कि रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट प्रोडक्ट इज अगेन कन्वर्ट इन रिएक्टेंट। तो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट कहां पे कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा? रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। एंड दैट इज द ली चैटेलियर प्रिंसिपल, एंड दैट इज द टेम्परेचर इफेक्ट। यही होता है इसमें। कैसे? वो होता है डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस अभी अपन ने देखे थे कि अगर आपके पास जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है, उस केस में जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज अगर आप कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी। मींस जो डेल एच है वो अगर नेगेटिव है तो जो टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी। एंड द सिमिलर केस कि अगर आपके पास जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो अगर एंडोथर्मिक है, उस समय पर जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होने लगेगी। यानी जो डेल एच है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। So that is a temperature effect in solid and liquid solution. Now, अब बात कर लेते हैं the next solubility, the gas and liquid. So gas and liquid means the gases dissolve in a liquid and to form a homogeneous solution. इसे का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिवर। रिवर यानी रिवर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, नदी पानी में क्या होती है? ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है। So that is the best example of gas and liquid solution. लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है। What is the point is? The point is कि क्या वो जो रिवर है उस रिवर में जो पानी है उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है? मतलब कि जो गैस सब्सटेंस है वो गैस सब्सटेंस इजीली लिक्विड में डिसॉल्व हो पाती है? अब इसको ऐसे समझते हैं। तो व्हाट इज द फैक्टर? कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं
तो गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। डिसॉल्व तो होती है, लेकिन अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट फैक्टर इज प्रेशर। तो प्रेशर की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज होगी जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ऐसे समझते हैं, मान ले मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर लिक्विड ले लिया, एंड द सिमिलर वन मैंने यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स ले लिया, एंड दैट इज अ गैसेस पार्टिकल। तो जो गैसेस पार्टिकल हैं वो गैसेस पार्टिकल कहाँ है, इस स्पेस में है, एंड द सिमिलर वो यहाँ पर लिक्विड में है। सिमिलर मैंने एक और कंटेनर ले लिया, बट उस कंटेनर में मैंने लिक्विड भी ले लिया, बट यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पिस्टन लगा दिया, एंड देन जो सॉल्यूट पार्टिकल थे वो यहाँ पे थे। अब यहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल दैट इज अ गैसेस पार्टिकल, ये आपके क्या है, गैस पार्टिकल है। ये गैस पार्टिकल इस लिक्विड में क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, यानी इनवर्ड। तो जैसे जैसे अंदर की तरफ आएंगे वैसे वैसे वहां पे क्या करेंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इज इट ना, क्रिएट अ प्रेशर। क्या करेंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब सेम कंडीशन मैं यहाँ पर एक और ले ले रहा हूं कि मैंने इस पिस्टन को और थोड़ा सा नीचे कर दिया। तो जैसे मैंने नीचे कर दिया तो जो सॉल्यूट पार्टिकल थे वो सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा आने लगे, अंदर की तरफ आने लगे, इनवर्ड और ज्यादा होने लगे, यानी प्रेशर जो यहाँ पे था P1 था वो यहाँ पे P2 था, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसको दूसरे तरीके से अब फिर से हम समझते हैं कि जो प्रेशर था वो यहाँ पे इनवर्ड की तरफ आने लगे, नहीं सॉल्यूट पार्टिकल अंदर की तरफ आने लगे। तो जितने पार्टिकल्स अंदर की तरफ आएंगे उतने ही पार्टिकल्स क्या होंगे, आउटर की तरफ भी जाएंगे। सिमिलर वन यहाँ पर भी होगा, लेकिन जो पार्टिकल्स यहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड में जा रहे थे, क्या उतनी ही पार्टिकल्स यहाँ पर भी इनवर्ड और आउटवर्ड में जाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने पिस्टन के थ्रू प्रेशर को क्या कर दिया हूं, ज्यादा कर दिया। दैट इज द मीन कि सॉल्युबिलिटी आप जितनी बढ़ेगी उतना ही आपका प्रेशर जितना बढ़ते चले जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसी थ्योरी को, इस पॉइंट को हेनरी ने अपने वर्ड में समझाया। उन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर है तो जो मास ऑफ द गैस है, जो मास ऑफ गैस है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर ऑफ द गैस के। बट वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी जितने इनवर्ड आ रहे हैं उतने ही क्या, आउटवर्ड में भी। तो इन दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ प्रेशर, मीन्स द m is equal to k dash p। k dash is a proportionality constant, यानी जितना मास होगा वो उसके प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक ना। अब इसी हेनरीज लॉ को डाल्टन ने अगेन एक्सप्लेन किया, इंडिपेंडेंटली उसने एक्सप्लेन किया और ये बताया कि जो मोल फ्रिक्शन है गैस का in solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। अब इसका मतलब क्या, अगेन फिर यहां समझते हैं कि आपके पास एक चैम्बर है, उस चैम्बर में आपने गैस पार्टिकल रखा, आपने वहां पे प्रेशर एक्सर्ट किया। तो जब आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो तो प्रेशर किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहे हो, उस गैस के ऊपर। और ये गैस है क्या, इट्स अ सॉल्यूट पार्टिकल। कहां पे प्रेशर आ रहा है, द सॉल्वेंट पार्टिकल। तो जो यहां पे बन रहा है वो क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। तो क्या मैं ये जो गैस पार्टिकल है यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल है, ये सॉल्यूट पार्टिकल उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को नहीं बता रहा है, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को बता रहा है कि कितना गैस उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, बिल्कुल बता रहा है। एंड द सिमिलर केस कि वो
उसके मोल फ्रैक्शन को भी बता रहा है। उसी चीज को डाल्टन ने बताया। डाल्टन ने ये बोला कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मींस कि x यानी chi is directly proportional to P. Now in the similar case कि P is equal to K H X यानी chi. अब ये chi क्या? तो chi is a gas यानी solute. KH is what? KH is a Henry's law constant. Sir, Henry law constant. तो इन दोनों के बेस पे हेनरीज लॉ को मैं ये बोल सकता हूं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इन दैट केस कि अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास दो गैस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन दोनों में से मास किसका ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम एंड द ऑक्सीजन मास इज 16 ग्राम। तो कौन सी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, सो दैट इज द वन कंडीशन, द मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। नाउ इन द सिमिलर वन, दैट इज द कंडीशन, इज इट? नाउ सो अब बात करते हैं इन द नेक्स्ट is the applications of Henry's law. So what is the application of Henry's law? Henry's law application is in the production of carbonated beverages. So carbonated beverages में Henry's law का सबसे ज्यादा रोल प्ले होता है, क्योंकि carbonated beverages में जितने भी आपके कार्बोनेटेड जो आपके लिक्विड्स बनते हैं उस सब में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें डिसॉल्व होती है ये किसके बेस पे होती है? बाय प्रेशर। तो जितना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर होता है उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें डिसॉल्व होगी। ठीक ना, अब बात करते हैं द नेक्स्ट एप्लीकेशन एंड दैट इज अ डीप सी डाइवर्स। जो आपके डीप सी डाइवर्स हैं, जो आपने सबने देखा होगा, इस डीप सी डाइवर्स भी क्या करते हैं? इसी एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करते हैं एंड दैट इज द हेनरीज लॉ के ऊपर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो सिलेंडर लेकर के जाते हैं ये डीप सी डाइवर्स, यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस का क्या होता है? ये सिलेंडर होता है। अब जैसे जैसे ये स्कूबा डाइवर्स नीचे की तरफ आते चले जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। वैसे वैसे प्रेशर क्या होने लगता है? यहाँ पर इंक्रीज होने लगता है। और जो प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहां पर भी क्या होने लगती है? सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। हमने अभी देखे थे कि solubility is directly proportional to the pressure. Solubility of gas is directly proportional to pressure. यानी प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ेगा वो उतनी ही ज्यादा गैस क्या होगी? सॉल्युबल होगी ना। अब ऑक्सीजन तो यूजफुल है फॉर द ह्यूमन बीइंग्स यानी स्कूबा के लिए, बट नाइट्रोजन गैस इज नॉट यूजफुल फॉर। तो जैसे जैसे ये स्कूबा डाइवर्स ऊपर की तरफ आते चले जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएंगे यानी सरफेस की तरफ आते चले जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो प्रेशर जब आपके पास कम होने लगेगा तो जो गैस है यानी नाइट्रोजन गैस जो डिसॉल्व हो रही थी किसमें? इन द ब्रीदिंग के थ्रू स्कूबा में, वो क्या होने लगेगी? बहुत तेजी से क्या होने लगेगी? बाहर आने लगेगी। तो जो लंग्स में नाइट्रोजन गैस फिल्ड है बहुत ज्यादा तेजी से बाहर आने लगी, इसकी ज्यादा स्पीड में बाहर आने के कारण वहां पे कॉज क्रिएट हो जाएगा एंड दैट इज द कॉल्ड एज बैंड्स। यानी जो नर्व सिस्टम वो क्या होने लगेगी? डिप्रेस होने लगेगी एंड दैट इज कॉल्ड एज बैंड्स। दैट इज द रीजन जो स्कूबा डाइवर्स हैं उनको ये बोला जाता है कि आप सरफेस की तरफ स्लोली आइए, मतलब धीरे धीरे आप सरफेस की तरफ आइए ना। एक कंडीशन एंड द एप्लीकेशंस। तो ना अभी का जो मॉडर्न जो सिलेंडर्स का यूज किया जाता है उसमें
नाइट्रोजन गैस को क्या कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया है, यानी उसमें सम क्वांटिटी ऑफ हीलियम गैस की क्या की जाती है, ऐड की जाती है, एंड दैट इज द सॉल्युबिलिटी या हेनरीज लॉ। अब इसी हेनरीज लॉ के बेस पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज द वन प्रॉब्लम इज, द प्रॉब्लम इज द एनसीईआरटी प्रॉब्लम। ये क्या सी है, एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है। कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। क्या बोल रहा है ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ये बोल रही है कि इफ अगर आपके पास नाइट्रोजन गैस है, वो बबल्ड है in a water 293 Kelvin, so how many moles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? कितनी नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होगी 1 लीटर ऑफ वाटर में, यानी 1 लीटर ऑफ वाटर में। ठीक, चलिए assume that nitrogen gas exert a partial pressure of 0.987 bar and the KH for nitrogen is 76.48 kilo bar, KH, that is KH, and is small, so 76.48 किलो बार। ना अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है X N2 इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन KH, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन KH। ना तो प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर कितना है हमारे पास, प्रेशर है 0.987 क्या बार, एंड द KH वैल्यू 76.48 किलो बार। तो KH is equal to 76.48 किलो बार, but one quantity is bar and the second is किलो बार, तो क्वांटिटी को सेम कर लेते हैं। तो किलो बार को बार में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 1000 से मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा, एंड द 76480 यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 76480, तो इसका मुझे जो कैलकुलेशन में आएगा वो आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵ कितना, xn2, यानी xn2 कितना निकल जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵। ये क्या निकल गया, ये क्या निकला, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। बस बट मुझे क्या चाहिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व, मींस अब मुझे क्या निकालना है, nn2 निकालना है। तो nn2 यानी xn2 इज इक्वल टू व्हाट, nn2 अपॉन nn2 प्लस nH2O बिकॉज ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। अब यहां पर अगर मैं एक कंडीशन लगाऊं, द कंडीशन इज कि आपके पास जो सॉल्यूशन है, दैट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। जो सॉल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, यानी बहुत कम मोल फ्रैक्शन है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि nn2 is very less than nH2O. So in that condition x n2 is equal to n2 upon nH2O. Now in a 1 liter of water का जो मोल होता है वो होता है, ये हम जानते हैं, यहां लिख देते हैं, हाँ यहां लिख देता हूं, we know that nn2 nH2O मोल is equal to 55.5। ठीक ना, सो nn2 तो nn2 is equal to x n2 into nH2O। सो nn2 is equal to x n2 कितना निकल गया हमारे पास, 1.29 into 10⁻⁵ into 55.5 मोल। यहाँ पे मुझे कितना निकल जाएगा, 7.16 into 10⁻⁴ मोल। तो इतना सॉल्युबल होगा नाइट्रोजन गैस, यानी इतना मोल क्या होगा, नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होगी इसमें A1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दैट इज द value of nitrogen gas. Now, thank you for watching this video,
and subscribe and click a bell icon.